बेसिकली ये मंथ एंड के पहले आई एम जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू अमेंडमेंट्स कि वो इनकॉर्पोरेट हो जाए, क्योंकि नया क्रिमिनल लॉ आया है। हेलो, काहे लेट हो? चलो। हाँ, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर न्यू अमेंडमेंट्स। वो जैसे ही आ जाता है ना, मैं पूरा बुक ही तुमको इश्यू कर दूंगी, ठीक है? सो ये मंथ एंड के पहले तुमको जेआईजीएल का फुल बुक प्रिंटेड मिल जाएगा हाथ में, ठीक है? हम सिर्फ जो केसेस वगैरह प्रैक्टिस करेंगे ना, उसके लिए मुझे नोटबुक लगेगा। बाकी यू विल हैव फुल बुक प्रिंटेड इन योर हैंड, ओके? अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी जब तक बुक नहीं आती, आई विल गिव यू प्रिंटेड शीट्स। ऑल राइट, और वो मैं प्रिंटेड शीट्स ना पूरा पूरा चैप्टर भी नहीं दे रही हूँ, पार्ट्स में दे रही हूँ, क्योंकि पेज वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो बुक प्रिंट होके आएगा उसमें वो चैप्टर इनकॉर्पोरेट होके ही आएगा। ठीक है? तो जब तक वो मिलता नहीं, तब तक मैं आपको पार्ट पार्ट का प्रिंटेड शीट्स देती हूँ, ठीक है? बाय मंथ एंड और मे बी बिफोर दैट यू विल गेट द फुल बुक इन हैंड। ऑलराइट, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू अमेंडमेंट्स। ओके, अभी आज ना जेआईजीएल का इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है? कि क्या होता है ये जूरिस्प्रूडेंस। अभी जो कंपनी लॉ है ना बच्चा लोग, उसके नाम से ही अपने को समझता है भाई, वो लॉ में अपने को ना कंपनीज रिलेटेड सब कुछ पढ़ना है। बराबर है? कंपनीज शेयर्स इश्यू करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, कंपनीज के शेयर होल्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, कंपनीज में क्या क्या मीटिंग्स होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कंपनी लॉ का जो नाम है ना, वो इटसेल्फ डिफाइन करता है कि हमको उसमें पढ़ना क्या है। करेक्ट है? बट ये जो सब्जेक्ट है, उसका फुल फॉर्म सबसे पहले इज जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। करेक्ट है? ये सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए उसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? JIGL, विच इज jurisprudence इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। ठीक है? अभी अपना जो ओवरऑल सब्जेक्ट्स है ना, सब में बाइफर्केशन है। ठीक है? जैसे कंपनी लॉ में भी पार्ट 1 पार्ट 2 है, 60 मार्क्स 40 मार्क्स। SBILL में भी पार्ट 1 पार्ट 2 है, 60 मार्क्स 40 मार्क्स। अकाउंट्स एंड FM भी है, 60 एंड 40। एक जूरिस्प्रूडेंस ऐसा सब्जेक्ट है, इज फॉर 100 मार्क्स पूरा, नो बाइफर्केशन। तो जितने उसमें चैप्टर्स है ना, उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं फॉर 100 मार्क्स। जब ये बाइफर्केशन होता है ना, तो हमको पता होता है कि अच्छा, ये पार्ट 2 के 10 चैप्टर है, ये कम से कम 40 मार्क्स के लिए आएंगे। बराबर है? अगर बाइफर्केशन होता है तो पार्ट 1 अगर 60 मार्क्स के लिए आएगा, तो पार्ट 1 60 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा। क्लियर? तो वो हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग होता है उस चीज का। बट एज फार एज दिस सब्जेक्ट इज कंसर्न, इसमें जितने चैप्टर्स है वो टोटल 100 मार्क्स के लिए आते हैं, नो बाइफर्केशन। ठीक है? तो एक चैप्टर 25 मार्क के लिए भी आ सकता है, और एक चैप्टर 5 मार्क के लिए भी आ सकता है। ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि भाई ये चैप्टर में से बहुत पूछते हैं, ये चैप्टर में से कम पूछते हैं। बट अपना जो प्यारा इंस्टीट्यूट है, उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो कब ट्रेंड रिवर्सल करे। जो चैप्टर 5 मार्क के लिए पूछा जाता है, यू नेवर नो वो कब 20 मार्क के लिए पूछ लेगा। उसको मजा आता है ये करने में। गॉट द पॉइंट? ठीक है? सो वी जो अपना ये माइंडसेट हुआ करता था ना, 12th स्टैंडर्ड तक या BCom करने तक, कि अच्छा ये पार्ट कर लिया तो खत्म, पास तो हो जाएंगे। बट ये ऐसा CS में नहीं चलता। ठीक है? यहाँ पे ओवरऑल सब पढ़ना पड़ता है। उन लोग से बात कर लेना जो एग्जाम देकर आए हैं, दे विल एग्जैक्टली टेल यू हाउ इट इज। ठीक है? ओके, नाउ अगर हम जूरिस्प्रूडेंस का बात करें ना बच्चे लोग, तो यहाँ पे ना वेरिएशंस ऑफ चैप्टर है। ठीक है? एग्जीक्यूटिव में आके अपने को बताया जाएगा कि भाई सोर्सेस ऑफ लॉ क्या है। क्या बताया जाएगा? सोर्सेस ऑफ लॉ। ना व्हाट इज सोर्सेस ऑफ लॉ? व्हाट डू यू मीन बाय सोर्सेस ऑफ लॉ? ये नाम से क्या समझता है? ये नाम से क्या समझता है सोर्सेस ऑफ लॉ से? ये पहला चैप्टर है तुम्हारा, जो हम आखिरी उठाएंगे। क्यों? अगर मैंने ये अभी उठा लिया ना, तो तुम CS छोड़ दोगे, सच में। सोर्सेस ऑफ लॉ मतलब लॉ कहां से आया है वो बताया जाएगा। जो पुराने जमाने के लॉ लोग होते हैं ना, जो बताते हैं कि लॉ होता क्या है, उन सबका थियोरीज दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे कुछ बिलीव करते हैं कि भाई ये गॉड का कमांड है, भगवान ने लॉ दिया है अपने को। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं, पॉलिटिकली पार्टीज जो होते हैं वो लॉ देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो अपने कस्टम्स और ट्रेडिशन से आया है लॉ।
बराबर है। तो अलग अलग कैटेगरी के जो फिलोसोफर्स है वो अलग अलग तरीके से लॉ डिफाइन करते हैं, और वो ये चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए उसको हम आखिरी उठाएंगे, क्योंकि उनकी भाषा जो है, जो वो लोग बताते हैं, इट इज लाइक क्या बोलते हैं, वो इंग्लिश का कौन सा फिलोसोफर था जिसका लैंग्वेज समझ में नहीं आता अपने को? शेक्सपियर। शेक्सपियर का लैंग्वेज देखा है तुमने? वैसा ही लैंग्वेज कुछ यहाँ पे फीलिंग आएगा। ठीक है, बट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम 10 मार्क का स्टेक है सोर्सेस ऑफ लॉ। 2 क्वेश्चंस आता ही आता है सोर्सेस से। क्लियर? ठीक है, उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज अपना भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कम से कम 15 मार्क का स्टेक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, उसके बाद है अपना इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स मतलब जो हम लॉ पढ़ते हैं ना, ठीक है, वो लैंग्वेज को हम समझने की कोशिश करते हैं, इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो इंटरप्रेट कैसे करना चाहिए उसके रिलेटेड ये चैप्टर दिया हुआ है, कि लॉ को कैसे करना चाहिए, इंटरप्रेट। इंटरप्रेट मतलब कैसे समझना है। क्लियर? एंड मोर सो ये किसके लिए दिया हुआ है? कोर्ट्स के लिए, ताकि कहीं कंफ्यूजन हो तो वो लोग ये चैप्टर को रेफर करके लॉ को समझ सकते हैं। गॉट द पॉइंट? ठीक है, इसका स्टेक है 1 to 2 क्वेश्चंस विच इज समवेयर अराउंड 5 to 10। ठीक, फिर है तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज में यहाँ पे हम गवर्नमेंट के रिलेटेड पढ़ेंगे। किसके रिलेटेड पढ़ेंगे? गवर्नमेंट। अपने गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स बनाता है, बराबर है। गवर्नमेंट क्या बनाता है? बहुत सारे रूल्स बनाता है। वो रूल्स पब्लिक के लिए होने चाहिए, वो रूल्स पब्लिक के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। गवर्नमेंट को कितना पावर होना चाहिए, कितना पावर नहीं होना चाहिए, ये सब के रिलेटेड क्या दिया हुआ है? एडमिनिस्ट्रेटिव। क्लियर? उसके अलावा वी हैव लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ये सबने देखा हुआ है ऑलरेडी, ईटी में, टीवाई में। हाँ क्या नहीं? नहीं। तो ये जो टॉर्ट्स है ना, ये सिविल रॉन्ग है। एलएलबी में है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। हाँ, सो ये जो है ना टॉर्ट्स, ये सिविल रॉन्ग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं रास्ते पे चल रही थी और मुझे कुत्ते ने काट लिया। ठीक है, वो पेट डॉग था। क्या था वो? पेट डॉग। उसने मुझे काट लिया। क्या मैं कुत्ते पे केस करके ये बोल सकती हूँ, काटा तो मुझे नुकसान ही हुआ, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, मुझे पैसे लेने पड़े, मुझे इंजुरी हो गया, मुझे आराम करना पड़ा, मुझे छुट्टी लेना पड़ा, मुझे कॉम्पनसेशन दे, ऐसा मैं कुत्ते पे केस कर सकती हूँ? नहीं। क्यों? क्राइम नहीं किया उसने, मुझे इंजुरी देके किया ना। बट कुत्ते पे केस हो सकता है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ बोलता है भाई तुमको इंजुरी देने वाला इंसान होना चाहिए तो ही मेरे अंडर आने का, वरना नहीं आने का। बराबर है? ये कौन सा लॉ बोलता है? अपना क्रिमिनल लॉ। तो कुत्ते पे केस कैसे करने का? नहीं कर सकते, ऐसा कोई लॉ ही नहीं बना। बराबर है? बट क्या कुत्ते के मालिक पे केस हो सकता है? करना चाहिए ना, ही शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ हिज डॉग, राइट? करेक्ट है, बट ऐसा कोई लॉ नहीं है। बट ये गलत तो हुआ मेरे साथ, करेक्ट है। तो जहां मेरे साथ गलत हुआ है बट उसके रिलेटेड कोई एक्ट ना हो ना, वहां पे केस जाता है टॉर्ट्स के अंडर। समझा? इट इज सिविल रॉन्ग। इट इज सिविल रॉन्ग, जहां पे इंडिविजुअल के खिलाफ क्या हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है, बट वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है, कोई एक्ट नहीं है जिसके अंडर तुम केस कर सकते हो। तो तुमको डेफिनेटली कॉम्पनसेशन तो मिलना चाहिए ना। तो किसके अंडर मिलता है? लॉ ऑफ टॉर्ट्स। डू यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट? ठीक है, उसके अलावा तुम्हारे पास है सिविल प्रोसीजर। ठीक है, सो अपने पास जो ऑफेंस होते हैं ना बच्चे लोग, ऑफेंस, ऑफेंस समझ में आता है? ऑफेंस मतलब तुमने क्या किया है? गुनाह। ऑफेंस मतलब तुमने क्या किया है? गुनाह। वो गुनाह ना 2 तरीके के होते हैं। एक होता है तुम्हारा सिविल, दूसरा होता है तुम्हारा, अच्छा दोनों में फर्क बता दो। क्रिमिनल गुनाह, सिविल गुनाह। टॉक टॉक टॉक, यू कैन टॉक नॉनसेंस एज वेल, बट टॉक। सिविल, क्रिमिनल। उतना हार्म नहीं होता बॉडी में, बट हाँ नुकसान होता है उससे। अच्छा, ओके ओके। सिविल हार्म में सोसाइटी को इंजरी नहीं होता है ओवरऑल, और क्रिमिनल हार्म में पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करता है। अच्छा, तो नीलम मुझे एक बात बता बेटा, अगर किसी का मर्डर हो, ठीक है, तो वो तो इंडिविजुअल हार्म होता है ना?
सोसाइटी पे हो जाता है, लोग डर जाएंगे और फिर ऐसा ओके, environment वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। सो जो सिविल ऑफेंस होता है ना, इट इज ऑलवेज अगेंस्ट द इंडिविजुअल। किसके अगेंस्ट होता है? ऑलवेज अगेंस्ट द इंडिविजुअल। जो क्रिमिनल रॉन्ग होता है ना, वो होता है अगेंस्ट द सोसाइटी। किसके अगेंस्ट होता है? सोसाइटी। मुझे बताओ, रेप इज क्रिमिनल ऑफेंस या सिविल ऑफेंस? क्रिमिनल ऑफेंस, बट रेप तो इंडिविजुअल का होता है ना। लेकिन ऑफिस पूरे सोसाइटी का। तुम क्या ऐसी जगह पे जाना पसंद करोगे जहां पे रेप आम बात है? अपने इंडिया में ऐसे स्टेट्स है ना जो डेंजरस है, करेक्ट है ना? ये किधर राजस्थान बोले, दिल्ली नहीं? राजस्थान में हाँ, इज इट नॉट यूपी बिहार? आई थॉट वहां का रेट ज्यादा होना चाहिए था। रिपोर्ट भी तो दैट्स गुड। सो बेसिकली तुम ऐसे स्टेट में जाना पसंद नहीं करते ना जहां पे मर्डर, रेप सब बहुत आम बात है। डू यू अंडरस्टैंड कि ये सब होना इज थ्रेट टू सोसाइटी? करेक्ट है। सोसाइटी में ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं होता है, करेक्ट है, इसीलिए उसको कहाँ डाला जाता है? क्रिमिनल रॉन्ग में। बराबर है। अच्छा, अभी तुमने मुझे एक बात बताओ, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स सबको पता है? इनकम टैक्स के रिटर्न भरने पड़ते हैं, तुमको पता है? मतलब तुम जितना कमाओ, तुमको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि तुमने इतना कमाया और उस पर टैक्स भरना पड़ता है। अगर तुमने टैक्स नहीं भरा तो ये तुम्हारी गलती या पूरे सोसाइटी की गलती? तुम्हारी गलती। सो दैट इज सिविल रॉन्ग, बिकॉज इट अफेक्ट्स ओनली इंडिविजुअल। लाइक कंपनी लॉ, कंपनी लॉ में भी कंपनीज को बहुत सारे रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं, अकाउंट्स बताने पड़ते हैं। उन्होंने वो नहीं किया तो किसको सजा मिलेगी? कंपनी को या पूरे देश को? कंपनी को। ये सब किसके अंडर आता है? सिविल। ठीक है। कंपनी लॉ की गलती, फॉरेन एक्सचेंज की गलती, सिक्योरिटीज मार्केट की गलती, इनकम टैक्स की गलती, ये सब किस में आता है? सिविल। बट जो डेंजरस ऑफेंसेस है, जैसे रेप, मर्डर, डकैती, टेररिज्म, ये सब किसके अंडर आता है? क्रिमिनल। समझा इतना बात? ठीक है। सो सिविल ऑफेंसेस जो होते हैं ना बच्चा लोग, उसके लिए अपने पास सिविल प्रोसीजर कोड है। उसके लिए अपने पास क्या है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है, जो हम लोग पढ़ेंगे, जहां पे हम देखेंगे कि भाई क्या क्या तरीके से सिविल ऑफेंस होता है। ठीक है। सिविल ऑफेंस हुआ तो हम लोग कोर्ट कैसे जा सकते हैं, कोर्ट नोटिस कैसे भेजता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये पूरा हम लोग पढ़ेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक। अपने पास क्राइम के रिलेटेड दो लॉज है। मैं पहले पुरानों का नाम बताती हूँ, फिर नए का नाम बताती हूँ, ठीक है? क्रिमिनल के रिलेटेड अपने पास दो लॉज है। एक, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। पहला क्या है? क्रिमिनल। और दूसरा था अपने पास इंडियन पीनल कोड, आईपीसी का नाम सबने सुना है? बराबर है। सो सो बेसिकली क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड आईपीसी में फर्क ये है, अगर कोई गुनाह है, जैसे मर्डर इज अ क्राइम, मर्डर इज अ क्राइम, ये बताने वाला आईपीसी। मर्डर हुआ तो पनिशमेंट कितना मिलेगा, ये बताने वाला भी आईपीसी। बट अगर मर्डर हुआ तो कोर्ट में जाने का प्रोसीजर क्या है, ये बताने वाला क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। समझा मैंने क्या बोला? गुनाह कौन सा है और उसकी सजा कितनी है, वो बताता है आईपीसी। बट गुनाह हुआ तो एक्शन कैसे लेने का, वो प्रोसीजर बताता है सीआरपीसी, विच इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक। अभी ये जो लॉज थे ना, वो ब्रिटिशर्स के टाइम के थे। ये जो लॉज थे वो किसके टाइम के थे? ब्रिटिशर्स। तो अभी अभी अपने देश ने ये दोनों लॉज को, काहे लेटो, हेलो, तो अभी अभी अपने देश ने ये दोनों लॉज को किया है चेंज, और न्यू लॉ लाया है। और न्यू लॉ लाया है, वो चेंज तो है उसमें, बट सबसे पहला चेंज है नाम। सबसे पहला चेंज है नाम। ठीक है। सो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हैज बिकम बीएनएस 2023। इसका फुल फॉर्म याद है? पता है तुमको? वेरी गुड, भारतीय न्याय संहिता। ठीक। और दूसरा है बीएनएसएस 2023। नाम बताओ। भारतीय न्याय न्याय नहीं, नागरिक नागरिक, भारतीय नागरिक
सुरक्षा संहिता। बीएनएस इज भारतीय न्याय संहिता एंड आईपीसी को रिप्लेस किया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। क्लियर? आई विल गिव यू द नेम्स। कैन यू सी? भारतीय न्याय संहिता एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये दो क्रिमिनल लॉज को रिप्लेस करते हुए दो नए लॉ है, 2023 में आए हैं। इसका पहला अटेम्प्ट अभी था, तुम्हारा दूसरा अटेम्प्ट है, तो पूछने के लिए फील्ड ओपन है। वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं क्योंकि अब तक वो टेस्ट ही नहीं हुए। समझा? ठीक है। अभी फॉर्चुनेटली तुमको जो है क्रिमिनल लॉ पे एक ही चैप्टर है, एक ही चैप्टर है, बट इट इज मिक्सचर ऑफ बीएनएस एंड बीएनएसएस। तो क्रिमिनल कोड एंड आईपीसी दोनों का मिक्सचर दिया हुआ है तुमको सिंगल चैप्टर में। क्लियर? समझा मैं क्या बात कर रही हूं? ठीक है। फुल फॉर्म याद रहा? एक बार सोच लो, एक बार बीएनएस एंड बीएनएसएस का फुल फॉर्म। भारतीय न्याय संहिता एंड भारतीय नागरिक, दोनों 2023। क्लियर? ठीक। उसके बाद था लॉ रिलेटिंग टू, ये नाम से क्या समझता है? एविडेंस कहां देना पड़ता है? कोर्ट में। कोई गुनाह हुआ तो एविडेंस के साथ। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर तुमने मेरे पे इल्जाम लगाया कि मैंने चोरी की है, तुमने मेरे पे क्या इल्जाम लगाया कि मैंने चोरी की है, तो कोर्ट में जाके तुम प्रूफ करोगे कि मैंने चोरी की है या मैं प्रूफ करूंगी कि मैंने चोरी नहीं की है? इसमें केस किया हमने। वो प्रूफ करेगा कि मैं खुद को बचाव करूंगी। दोनों में करता है। बेसिक जिम्मेदारी किसकी है? प्लेंटिफ की वजह से उसको प्रूव करना, और बाद में अगर उस पे आया है केस तो फिर उसकी बारी है कि वो डिफेंस करे। तो बेसिकली हमेशा कोर्ट के नजरों में ना जो भी गुनेगार होता है ना वो इनोसेंट होता है। समझ में आया? कोर्ट के नजरों में जो भी गुनेगार होता है वो क्या होता है? इनोसेंट, अनलेस ही इज प्रूव्ड गिल्टी। ठीक है। तो जो इल्जाम लगाता है ना वो हमेशा प्रूव करता है कि सामने वाले ने चोरी किया है, फिर वो अपना बचाव करेगा। और जब तक वो प्रूव ना करे तो कोर्ट क्या मानता है? उसको इनोसेंट। डू यू अंडरस्टैंड? और उसको प्रूफ करने के लिए लगते हैं एविडेंसेस। तो एविडेंसेस कौन से एक्सेप्टेबल होते हैं, कौन से एक्सेप्टेबल नहीं होते, उनके रिगार्डिंग रूल्स सब दिया है लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस में। और इस साल मतलब 2023 में बेसिकली एप्लीकेबल अभी से हुआ है, 3 लॉज चेंज हुए थे। 2 का नाम हमने पढ़ा, विच वॉज बीएनएस एंड बीएनएसएस, जिसने चेंज किया क्रिमिनल लॉ। तीसरा लॉ जो आया था उसने चेंज किया था एविडेंस लॉ। ठीक है। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था, अब उसको चेंज करके बीएसए हुआ है 2023। डू यू नो फुल फॉर्म ऑफ दिस? इट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक। तो 3 नए लॉस है जिस पे तुम्हारा टेस्टिंग चलेगा भाई, बिकॉज वेरी न्यू, वेरी रॉ। ठीक है। अब तक सी लास्ट 3 साल से जब उसकी एग्जाम होती है ना तो हमें पता होता है कि ठीक है चलो इस पे ज्यादा फोकस करते हैं वो लोग, इस पे फोकस नहीं करते हैं वो लोग। बट जब भी नया नया प्लेटर पे आता है ना तो हमें खुद को पता नहीं होता किस पे फोकस करेंगे वो लोग। सो यू हैव नो ऑप्शंस बट यू हैव टू रीड पूरा। क्लियर? ठीक है। सो तीसरा जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया, जिसका नाम क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 3 पुराने क्या थे? आईपीसी, जिसके बदले आया न्याय संहिता, क्रिमिनल जिसके लिए आया नागरिक सुरक्षा, और इंडियन एविडेंस के बदले आया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। समझा 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 एवरीबॉडी? ठीक है।
तो ये 3 नए लॉज है बच्चा लोग जो अपने को पढ़ने हैं। बस इसी के अमेंडमेंट्स का मैं थोड़ा इंतजार कर रही हूँ, व्हाट आर दे एग्जैक्टली गोइंग टू पुट, बट दे शुड बी पुटिंग नाउ, तो बाय मंथ एंड आई विल गिव यू, ठीक है। फिर लॉ रिलेटिंग टू स्पेसिफिक रिलीफ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबने पढ़ा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हाँ थोड़ा, वैसे मैं शुरुआत इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही करूंगी, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं आता तो जेआईजीएल का मतलब नहीं बनता, सो वी विल स्टार्ट विद कॉन्ट्रैक्ट, बट मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दो ना, कॉन्ट्रैक्ट में तुमको क्या पता है? एफवाई बीकॉम में भी था ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एसवाई बीकॉम में, लॉ किस में था? एसवाई में, अभी है एसवाई में, और ईटी वालों ने ईटी में पढ़ा, ईटी है ना। क्या कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता agreement और conciliation है? बस, जो enforceable है कोर्ट में। वेरी गुड, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, करेक्ट है। सो अगर तुमने इस क्लास में एडमिशन लिया है, तुमने एडमिशन लेके फीस भरा है, और मैंने वो फीस लेके प्रॉमिस किया पढ़ाऊंगी, डू वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस? Yes. अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो तुम मेरे को कोर्ट लेके जाएगा? हाँ बोलते हैं, शर्म नहीं लगती? हाँ डेफिनेटली यस, बराबर है। सो वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ईच अदर, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ, मैंने ना एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था से वेदांत से, मैंने क्या कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था वेदांत से, कि वो मुझे एम एफ हुसैन की रेयर पेंटिंग बेचने वाला था। एम एफ हुसैन समझ में आता है? पेंटर है। एम एफ हुसैन कौन है? बहुत मस्त पेंटिंग बनाते थे, रेयर पेंटिंग्स, ठीक है। सो वो मुझे बेचने वाला था 5 लाख रुपए में एम एफ हुसैन की रेयर पेंटिंग। आई एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद हिम, ठीक है। सो जब पेंटिंग बेचने का डेट डिसाइड हुआ वो अभी से 10 दिन बाद का था, ठीक है। तो 10 दिन बाद मैं 5 लाख रुपए का चेक लेके वेदांत के पास चली गई। मैंने वेदांत को बोला, वेदांत ये ले चेक, मुझे पेंटिंग दे। तो वेदांत ने बोला, सॉरी मैम पेंटिंग नहीं है। मैंने बोला, अरे तूने तो प्रॉमिस किया था ना मुझे पेंटिंग देगा, किधर है पेंटिंग? तो वेदांत मुझे बोलता है, क्या हुआ ना मैम, आपके साथ बात हुआ ना, उसके बाद मैं मार्केट चला गया, और मार्केट में मुझे आपके जैसा ही एक खरीदार मिल गया, और वो मुझे ना तुरंत 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार था। आप 5 दे रहे थे, वो मुझे कितना दे रहा था? 10 लाख। तो मैंने उसको पेंटिंग बेच दिया। एक काम करो ना, वो 10 लाख रुपए में से 1 लाख आप रख लो, मेरा भी फायदा आपका भी फायदा, पेंटिंग भूल जाओ। दैट इज व्हाट ही टोल्ड मी, ठीक है। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा मेरा, उसके लिए वो 1 लाख मुझे क्या देना चाहता है? कॉम्पनसेशन। क्या देना चाहता है? कॉम्पनसेशन। डू यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट? ठीक है। अभी मेरे तो ईगो पे आ गया, क्योंकि हुआ ऐसा था कि मैंने शाम को घर पे किटी पार्टी रख दी थी, फ्लॉन्ट करने के लिए कि मेरे घर पे आने वाली है एम एफ हुसैन की पेंटिंग। अभी लोग आ गए, पेंटिंग नहीं आई तो क्या हार्म होएगा? मेरा रेप्यूटेशन, सही है। तो मुझे तो पेंटिंग चाहिए था भाई, मुझे 1 लाख रुपया चाहिए नहीं था। तो मैं वेदांत को ले गई कोर्ट। कहाँ ले गई मैं? कोर्ट। मैंने कोर्ट को जाके बोला, वेदांत ने मुझे पहले प्रॉमिस किया था, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट टेंडर किया था पेंटिंग बेचने का, अब वो मुझे पेंटिंग नहीं दे रहा है, उसने 10 लाख में किसी और को बेच दिया, ठीक है। तो मुझे कोर्ट बोलता है, भाई कॉम्पनसेशन रख ले, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो मैंने उस कोर्ट को बोला, नहीं मुझे कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, आई वॉन्ट कॉन्ट्रैक्ट टू बी फुलफिल्ड। व्हाट आई वांट? कॉन्ट्रैक्ट टू बी फुलफिल्ड। मतलब मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? पेंटिंग। मुझे क्या चाहिए? पेंटिंग। सो आई आस्क्ड फॉर स्पेसिफिक रिलीफ। व्हाट आई आस्क्ड फॉर? स्पेसिफिक रिलीफ। जब हम बोलते हैं ना कि भाई जो प्रॉमिस किया है वो पूरा करो, जो प्रॉमिस किया है वो पूरा करो, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रिलीफ। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक। अभी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है ना, उसके 2 हिस्से हैं, एक स्पेसिफिक रिलीफ, दूसरा प्रिवेंटिव रिलीफ। तुमको सब कुछ याद नहीं रहेगा अभी, एक बेसिक चीजें सिर्फ ओवरव्यू देख लो, फिर जब भी चैप्टर आएगा तब मैं सब बताऊंगी तुमको, ठीक है। दिस इज जस्ट द ओवरव्यू, स्ट्रेस ना लेना। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में 2 हिस्से हैं, एक है तुम्हारा स्पेसिफिक रिलीफ, दूसरा है तुम्हारा प्रिवेंटिव रिलीफ का एग्जांपल। स्पेसिफिक रिलीफ का देखा अपन, प्रॉमिस पूरा करने का रिलीफ, बराबर है, तो उसको स्पेसिफिक रिलीफ बोलते हैं। अभी प्रिवेंटिव रिलीफ का एग्जांपल देखो, ठीक। अभी हुआ ऐसा था कि मेरे पास ना एक घर था, मेरे पास क्या था? एक घर जिसमें मैं रहती थी। मेरे घर के बाजू में मेरे पास और एक घर था, रो हाउसेस होते हैं, पता है, लाइन से घर होते हैं, करेक्ट है। तो ऐसे 2 घर थे मेरे पास, एक में मैं रहती थी, दूसरा एम्प्टी था। सो आई थॉट लेट मी सेल दैट ऑफ।
मैंने क्या सोचा कि इसको बेच दिया जाए, ठीक है। तो दूसरा घर मैंने बेच दिया, बट जो सेलर था ना उसके साथ जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी सेलर तो मैं थी ना, जो बायर था ना उसके साथ जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तो मैंने क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, उसको भी बताया था कि देख तो ये रो हाउस खरीद तो रहा है, बट लोगों की ना आदत होती है कि रो हाउसेस खरीदने के बाद वो लोग फर्स्ट फ्लोर बांधना चालू करते हैं उस पर, बराबर है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसा चालू करते हैं, करेक्ट है। मैंने उसे स्पेसिफिकली बोला था कि सुन, ये रो हाउस मस्त है, तू रह उसमें मजे कर, बट फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट नहीं करने का। उसने मुझे पूछा क्यों, मैंने उसको बोला क्योंकि अगर तू फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट करेगा ना मेरा एयर लाइट अफेक्ट हो जाएगा, समझा, मेरा क्या अफेक्ट हो जाएगा, एयर और लाइट। तो मैंने उसको बोला कि फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट करने का नहीं। उसने बोला ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, पैसा दिया, मैंने घर दिया, डील डन, ठीक। उसके बाद 1 महीने के बाद मैं देख रही हूं तो भाई साहब चालू हो गए फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट करना, ठीक। अभी उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया ना, बराबर है, कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन था फर्स्ट फ्लोर नहीं बांधने का और उसने वो कंडीशन तोड़ा, तो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, ब्रीच मतलब ब्रेक, ब्रीच मतलब ब्रेक, तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा उसने, बराबर है। सो अभी मैं कोर्ट चली गई, मुझे बताओ मैं कोर्ट से क्या मांगू, कॉम्पनसेशन मांगू, स्पेसिफिक रिलीफ मांगू, क्या रिलीफ, स्पेसिफिक रिलीफ मिलेगा ना मुझे उसमें, प्रॉमिस तो तोड़ा है उसने, प्रॉमिस पूरा करने का तो सवाल ही नहीं है, करेक्ट है। तो मैं कोर्ट से जाके मांगती हूँ स्टे ऑर्डर, क्या मांगती हूँ, स्टे ऑर्डर, क्या अरे वो फर्स्ट फ्लोर बांध रहा है रोको उसको, क्या मांगती हूँ मैं कोर्ट से जाके, स्टे ऑर्डर, क्या वो फर्स्ट फ्लोर बांध रहा है उसको रोको, मुझे अपना घर पे फर्स्ट फ्लोर नहीं चाहिए, बराबर है। तो जब हम स्टे ऑर्डर मांगते हैं ना उसको हम लोग इंजंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, इंजंक्शन। और ये जो स्टे ऑर्डर होता है ना वो होता है प्रिवेंटिव रिलीफ, प्रिवेंट करने के लिए रिलीफ मिला ना, इसलिए प्रिवेंटिव, कुछ काम करने के लिए मिला तो स्पेसिफिक, ठीक है। और ये दोनों ही रिलीफ ना कोर्ट के डिस्क्रिशन पे चलते हैं, डिस्क्रिशन मतलब मर्जी, कोर्ट को लगता है मिल सकता है तो ही देगा, वरना वो यूजुअली क्या देता है, कॉम्पनसेशन, समझ में आया, उसके रिलेटेड ये पूरा लॉ है, ठीक। उसके अलावा अपने पास है लॉ रिलेटिंग टू लिमिटेशन, ठीक है। अभी जब भी देखो फॉर एग्जांपल हमने देखा कि ये बंदे ने ऊपर फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया, तो तुम कहाँ गए, कोर्ट गए, बराबर है। तो जब भी तुम्हारा कोई राइट ब्रेक होता है तो तुम जाता है कोर्ट, बराबर है, तुम्हारा राइट ब्रेक होता है तो तुम कहाँ जाता है, कोर्ट, ठीक है। तो कोर्ट तुमको रिलीफ देता है, सही है, बट तुम कोर्ट 10 साल बाद जा सकता है क्या, उसने कंस्ट्रक्ट आज किया, मैं जा रही हूँ आफ्टर 10 years टू द कोर्ट, चलेगा क्या, नहीं। तो तुम बोलेगा मैम 10 साल तक, कोर्ट बाद में क्या ही कर लेगा, बराबर है ना। इन दैट सिचुएशन कोर्ट में जाने के ना टाइम लिमिट्स होते हैं, कोर्ट में जाने के क्या होते हैं, टाइम लिमिट्स, और वो टाइम लिमिट्स दिए हुए लॉ रिलेटिंग टू लिमिटेशन, और वो कोर्ट का टाइम अगर खत्म हो गया उसके बाद तुमको कोर्ट रिलीफ नहीं देगा। हाँ, जबरदस्ती करना है, गुंडे भेजने तो भेजो, बट कोर्ट तुम्हारी मदद, वेरी क्लियर, ठीक। उसके अलावा तुम्हारे पास है लॉ रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, ठीक है। अभी जिसको भी प्रॉब्लम होता है वो कोर्ट जाता है, जिसको भी प्रॉब्लम होता है वो कोर्ट जाता है। तुमने पिक्चरें देखी है ना, इंडिया में कोर्ट बहुत कम है, केसेस बहुत ज्यादा है, बराबर है ना, कितने पिक्चरों में ये बोला जाता है, करेक्ट है। और केस खत्म होते होते इंसान की डेट खत्म हो जाती है, ऐसा भी होता है ना, बराबर है। तो मुझे बताओ अगर एक केस जो है ऑन एन एवरेज, मैं बोलती हूँ 5 साल चलता है, ऑन एन एवरेज, बहुत साल चल सकता है बट ऑन एन एवरेज बता दियो चलना 5 साल में खत्म हो गया, ठीक है। इन दैट सिचुएशन जो बिजनेस वाले लोग हैं वो 5 साल रुक सकते हैं। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल तुमने यूएस एक्सपोर्ट्स कर रहे हो, ठीक है, और यूएसए वाले इंपोर्टर को या तुम एक्सपोर्टर को तकलीफ है, उससे कंप्लेंट है या उसको तुमसे कंप्लेंट है, कुछ भी, तो कोर्ट जाएंगे और 5 साल रुकेंगे, बिजनेस बंद हो जाएगा उसका, समझ में आ रहा है। सो वी नीड सम क्विक रेजोल्यूशंस, बराबर है। तो यहाँ पे ना
कोर्ट के अलावा और अथॉरिटीज क्रिएट की गई है जो तुम्हारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देंगी। समझ में आ रहा है? कोर्ट के अलावा आउट ऑफ द कोर्ट भी और अथॉरिटीज क्रिएट की हुई है जो तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके देंगी, एंड वन ऑफ देम आर आर्बिट्रेटर्स एंड मीडिएटर्स एंड कंसिलिएटर्स, जो तुम्हारे प्रॉब्लम को सुलझाएंगी आउट ऑफ द कोर्ट। पुट इट बी दैट वे एंड जस्ट इग्नोर। ठीक है, समझ में आया इतना बात? ओके अभी ये दो लॉ जो है ना हैंड टू हैंड, अब तक मैं जो बात कर रही हूँ वो समझ में आ रहा है सबको? ज्यादा हो रहा है? नहीं, समझ में आ रहा है पक्का? ठीक है, अभी ये जो लॉ, दो लॉ है ना वो हैंड टू हैंड चलते हैं। ठीक है, दे आर वेरी सिमिलर, वेरी सिमिलर। ठीक है, अभी मुझे बताओ, तुम घर बेचता है तो कोई डॉक्यूमेंट बनाता है घर बेचने का? क्या डॉक्यूमेंट बनाता है? कौन सा अग्रीमेंट? सेल अग्रीमेंट बनाता है, सेल डीड बोलते हैं जिसको। तुम किसी को गिफ्ट देगा तो अग्रीमेंट बनाता है? नहीं, क्यों? ऐसे ही दे देता है। तो मैंने अगर किसी को गिफ्ट दिया घर, तो ऐसे ही दे दूं? उसके पास प्रूफ क्या है? बनेगा ना अग्रीमेंट, बराबर है? तो तुम कोई भी ट्रांजैक्शन करो बच्चा लोग, गिफ्ट दो तो गिफ्ट डीड बनाते हो, मॉर्गेज करो तो मॉर्गेज डीड बनाते हो। मॉर्गेज मतलब क्या? गिरवी रखना, बराबर है? तो मॉर्गेज डीड बनाते हो या मॉर्गेज अग्रीमेंट। डीड इज बेटर वर्ड, ठीक है, बाकी कुछ सब सेम होता है। मॉर्गेज डीड बनाते हो, गिफ्ट डीड बनाते हो, सेल डीड बनाते हो। ठीक है, फिर और कौन से डीड बनाते हो? लीज पे खरीदो, लीज डीड बनाते हो। रेंट पे जाओ, रेंट अग्रीमेंट बनाते हो। बराबर है? तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं ना, ये सारे डॉक्यूमेंट से समझता क्या है? सेल अग्रीमेंट से क्या समझता है? उसको घर बेचा है, ये समझता है, बराबर है? अभी ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना बच्चा लोग, वो ट्रांजैक्शन जो होता है उस पे ना स्टैंप ड्यूटी भरना, क्या भरना पड़ता है? व्हाट इज स्टैंप ड्यूटी? स्टैंप ड्यूटी इज टैक्स टू योर स्टेट गवर्नमेंट। व्हाट इज स्टैंप ड्यूटी? टैक्स टू योर स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि तू घर बेचेगा तो 8% ड्यूटी भरेगा। कितना ड्यूटी भरेगा? 8%। और तुमने 1 करोड़ में घर बेचा तो उस पर 8% कैलकुलेट करके तुमको वो ड्यूटी भरना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, वो ड्यूटी भरने के बाद वो डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा तुमको रजिस्ट्रार के पास। किसके पास लेकर जाना पड़ेगा? रजिस्ट्रार के पास, जो थप्पा मार के रजिस्टर करके देगा कि हाँ तुमने घर बेचा है। समझ में आ रहा है? और वो अपने बुक में भी लिख देगा कि मिस्टर ए ने घर किसको बेचा? मिस्टर बी को। अभी मुझे बताओ, फ्यूचर में मिस्टर ए वापस वो घर क्लेम कर सकता है क्या, ये बोल के मैंने तो कभी बेचा ही नहीं? क्यों? हाँ, एक तो तुमने ड्यूटी भर दी, ये एक एविडेंस हो गया। दूसरा, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, मतलब गवर्नमेंट के बुक्स में आ गया है कि मिस्टर ए ने किसको बेच दिया? मिस्टर बी को। तो तुमको समझ में आता है, वो डॉक्यूमेंट बन गया एविडेंस, वो डॉक्यूमेंट बन गया एविडेंस। मुझे एक बात बताओ कि अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को घर बेचे और उसका कोई लिखा पढ़ी ना करे, डॉक्यूमेंट ना बनाए, तो चलेगा? नहीं, मैंडेटरी करना ही चाहिए। लिखा पढ़ी क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट बनाना ही पड़ेगा, ऐसा बोलते हो? सेल डीड बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना घर नहीं बेचा जा सकता। कौन रोकता है? मैंने मिस्टर बी को घर बेचा है, मिस्टर बी के अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसा आया है, मैंने उस पर टैक्स भी भर दिया। क्यों एनफोर्सेबल नहीं होगा? कॉन्ट्रैक्ट तो ओरल भी हो सकता है। सो बेसिकली अगर मिस्टर ए कुछ सालों बाद उसका नियत फिरे और वो कोर्ट चला जाए ये बोल के कि मेरे घर पे इलीगल पोजेशन ले लिया मिस्टर बी ने, मिस्टर बी शायद इस बात पे प्रूफ कर लेगा कि मैंने पैसे दिए, देख लो बैंक अकाउंट। बट तुमको नहीं लगता वो रजिस्टर्ड डीड होता है तो उसको प्रूफ करना आसान हो जाता? बराबर है? इसीलिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि वो पब्लिक को पता चल जाता है कि तुम्हारे नाम पे घर है। ठीक है, और फिर तुम्हारे अगेंस्ट उसको कोई क्लेम नहीं कर सकता। सेल सेल ही होता है,
डॉक्यूमेंट के साथ या डॉक्यूमेंट के बिना? आज मैं अगर डॉक्यूमेंट के बिना तुमको घर बेच दूं ना, फायदे में है, स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी तो डॉक्यूमेंट पे भरते हैं। ठप्पा किधर लगता है? डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ड्यूटी नहीं है, खत्म बात। बराबर है, लाखों रुपए बच जाएंगे, सोचो 1 करोड़ पे 8 का। फ्यूचर में इश्यू होगा। करेक्ट है, इसीलिए रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी मैंडेटरी होता है कोई भी तरीके के ट्रांजैक्शंस करो तो प्रॉपर्टी पे। समझा? इतना बात क्लियर है? ठीक है। फिर तुमको अब तक समझ में आया, मैंने हर एक लॉ की अलग कहानी बताई एंड कोई एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। सो जब कंपनी लॉ पढ़ेंगे ना, तो हमको लाइन से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो हर एक एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये सब्जेक्ट ना, तुम कोई भी चैप्टर उठा लो वो अलग है, कुछ भी उठा, कहीं से भी शुरू करो, लास्ट से शुरू करो, हर टॉपिक इज डिफरेंट। ठीक। नेक्स्ट इज राइट रिलेटेड टू गवर्नमेंट। काम करता है? हंसते क्या हो? काम करता है कि नहीं करता है? करता है, करता है, करता है। स्लो करता है शायद, बट करता है ना? करता है, स्लो करता है। सो अगर तुमको पता करना है कि गवर्नमेंट बता, तूने ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कितना पैसा डाला, कब खत्म करेगा, क्या करेगा, तो तुम पूछ सकते हैं। पहले नहीं पूछ सकता था, ठीक है, बट अब पूछ सकता है, क्योंकि अपने पास ना नया इंफॉर्मेशन लॉ है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। कौन सा है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जहां पे जितने पब्लिक ऑथोरिटीज है ना, उससे अगर तुमको क्वेरीज है, तो तुम ये लॉ के अंडर अपने क्वेरीज पूछ सकते हो, और रेलेवेंट क्वेरीज। ये नहीं बोल सकते हो बताओ डिफेंस नेक्स्ट टाइम बॉम्ब किधर गिराने, वो भाई इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, मतलब वो सिक्योरिटी का मैटर है, वो सब नहीं बताएंगे तुमको, बराबर है। बट बाकी जो तुम्हारा जनरल पब्लिक वाला मैटर है ना, जैसे तुम आईसीएसआई के जो पेपर्स मंगाने हैं ना, वो भी आरटीआई के थ्रू मंगवा सकते हो, क्योंकि अपना पार्लियामेंट के अंडर अफिलिएटेड है इंस्टीट्यूट, बराबर है, पब्लिक अथॉरिटी है। तो तुमको अपने जो पेपर लिखे हुए हैं ना, इफ यू वांट टू क्रॉस चेक दोस पेपर, यू कैन फाइल इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई, और तुमको पेपर घर पे आएगा, तुम्हारा चेक्ड पेपर। ठीक है, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी से जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, वो तुम मांग सकते हो, और पब्लिक अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि वो इंफॉर्मेशन दे। पब्लिक अथॉरिटी की सैलरी पूछ सकते हो, हाँ, बट करोगे क्या उसका? मोदी जी की सैलरी पूछ सकते हो। समझ में आया? ठीक है, सो दैट इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन लॉ। फिर ये तो नाम ही बता देगा तुमको, आईटी एक्ट। ठीक है, सो बेसिकली इसका एक क्वेश्चन का स्टेक होता है, इसका एक क्वेश्चन का स्टेक होता है, ये दोनों मिलके 2 to 3 क्वेश्चन का स्टेक होता है, ये 2 क्वेश्चन का स्टेक होता है, ये 1 क्वेश्चन का स्टेक होता है, ये 1 क्वेश्चन का स्टेक होता है। ठीक है। फिर अपने इंस्टीट्यूट को कॉन्ट्रैक्ट से बहुत प्यार है, ये अकेला 50 पन्ने का है। टोटल मॉड्यूल कितने पन्ने का है मालूम है तुमको? 750 पेजेस का एक सब्जेक्ट है। ठीक, उसमें से 50 पेजेस सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेके जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट में इनको बहुत प्यार है। तुमने फर्स्ट लेवल दिया तभी भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, सेकेंड लेवल में फुल फ्लेजेड कॉन्ट्रैक्ट पड़ेगा, उसमें क्वेश्चन ना आए ऐसा पेपर ही नहीं देखा मैंने आज तक। जेआईजीएल का मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग कॉन्ट्रैक्ट से, वो भी केस वाले। ठीक है, पूरा 50 पन्ने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट। और इतने तक नहीं रुकता है, इसका एक किस्सा फाइनल में भी है, और फाइनल में भी कॉन्ट्रैक्ट पार्ट पढ़ाते हैं, और फिर उसमें ड्राफ्ट्स करने बोलते हैं, मतलब यू हैव टू मेक अग्रीमेंट्स, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाते हैं। और ना ईटी में ना पूछा हो ऐसा भी नहीं होता है, ईपी में ना पूछे ऐसा भी नहीं होता है, और फाइनल में इग्नोर हो ऐसा भी नहीं होता है। सो कॉन्ट्रैक्ट इज
जान, बहुत प्यारे इंस्टीट्यूट का कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? बिकॉज ड्राफ्टिंग इज समथिंग विच सीएस डज, राइट? और कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता तो ड्राफ्टिंग कहां से? परफेक्ट। तो यहाँ पे मिनिमम 2 क्वेश्चंस का स्टिक कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, विच इज 10 मार्क। उसके अलावा गुड्स बेच, व्हाट इज गुड्स बाय द वे? व्हाट इज गुड्स? मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स क्या होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी। ये बेंच गुड्स है, ये एसी गुड्स है, एसी सॉरी, ये लैपटॉप गुड्स है, ये गुड्स है, क्लास गुड्स है। नहीं, हाँ, फ्लो फ्लो में आप बोली तो क्लास गुड्स है, ये बिल्डिंग गुड्स है, टीवी गुड्स है, अर्थ गुड्स है, मूवेबल प्रॉपर्टी। कुछ भी मत बोलो, उठा के कहीं और रख नहीं सकते उसको, ठीक है? सो बेसिकली जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है ना, वो गुड्स होती है, ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये एसी बेचना है, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बराबर है ना? तो गुड्स बेचने के लिए भी क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और उसके रिलेटेड भी अपने को क्या दिया हुआ है? लॉ, ठीक? एंड लास्ट लॉ इज अबाउट योर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अपने पास 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके नाम तुमने सुने होंगे, उसके रिलेटेड ज्यादा पढ़ा नहीं होगा। वन इज बिल ऑफ एक्सचेंज, सुना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज? ठीक है। दूसरा है तुम्हारा प्रॉमिसरी नोट, और तीसरा है तुम्हारा चेक, ठीक है? इनके रिलेटेड सब कुछ इज गिवन अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? मतलब करते क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज से? क्यों बनाते हैं? एक्चुअली आज के टाइम पे ना बनाते ही नहीं है, चेक से ही सब काम होता है, बट बनाते क्यों है? ये जो होता है वो फ्यूचर डेट पे पैसे रिटर्न करने का। सो तुम बोल रहे हो क्रेडिट सेल्स करते हैं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं। सो मैंने अगर तुमको कुछ उधारी पे बेचा, प्रूफ क्या है? तुम पैसा देगा मेरे को 2 महीने बाद? नहीं ना? तो मैं लिख के देती हूँ कि मैंने तुमको उधारी पे गुड्स दिया है, जिसका 2 महीने बाद तुम मेरे को क्या देने वाला है? पैसा। और तुम उस पे क्या करता है? साइन। दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। गॉट द पॉइंट? ठीक है। बट आजकल बीओई वगैरह चलता नहीं है, जो चलता है वो है चेक, बट उसके रिलेटेड लॉ है। अंडरस्टूड? टोटल कितने चैप्टर्स हैं? कम्स फॉर 100 मार्क्स, देर आर नो पार्ट्स। बैठा? ठीक। और हर एक लॉ एक दूसरे से अलग, ठीक है? एंड जेआईजीएल इज यूजुअली लव्ड बाय पीपल। मजा आता है पढ़ने को जेआईजीएल, ठीक है? इफ यू कंपेयर, देर आर फ्यू सिंपलर सब्जेक्ट्स कंपेयर टू जेआईजीएल। जेआईजीएल का लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट इट्स फन लविंग सब्जेक्ट, ठीक है? हाँ, ओके। अभी ये ना मैंने प्रिलिमिनरी शीट्स प्रिंट कराई है, वो तुम ले लो। ये खत्म हो जाएंगी तो मैं और शीट्स प्रिंट करा दूंगी, एंड बिफोर मंथ एंड आई विल गिव यू फुल बुक। अच्छी है, अच्छी है, ठीक है? यही को मिला?
ये मैंने सिर्फ इनिशियल प्रिंट कराए हैं, तो जैसे जैसे होगा वो मैं प्रिंट आउट दे दूंगी, जब तक अपन फुल नोट्स मैं तुमको नहीं देती। ठीक है। और जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, जस्ट बी प्रिपेयर्ड के उसका टेस्ट होगा। ठीक है, आता तुला जायचं तुझा। हम्म। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जीरो पता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, पढ़ाई नहीं कभी, इसी पर है पढ़ा। पढ़ा नहीं है कभी, पढ़ा नहीं है कभी। आपने पढ़ा है? बाकी सबने पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो साल। कौन से साल का एक्ट है ये? 1872। प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस? प्री इंडिपेंडेंस 1872 का है, मतलब ये कानून किसने बनाया होगा? ब्रिटिशर्स ने, बराबर है। और हम लोग ने बहुत सारे ऐसे एक्ट है बच्चा लोग जो ब्रिटिशर्स के बनाए हुए हैं, वो ऐसे ही अडॉप्ट किए हैं, थोड़े बहुत चेंजेस करके। ठीक है, क्योंकि वो अच्छे लॉज थे। ये आईपीसी और सीआरपीसी का भी वही खेल था। तो अभी हम लोग ने अपने हिसाब से उसको क्या किया, नया नाम दिया और चेंज किया। इज दैट क्लियर? तो ये 1872, तो थोड़ा बहुत हिस्सा हम लोग इसका इंग्लिश लॉ का भी पढ़ेंगे। इसमें किसका पढ़ेंगे? इंग्लिश लॉ का, जस्ट बिकॉज ये कहाँ से आया है? ब्रिटिशर्स से आया है। क्लियर? ठीक है। ओके। सो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट का बात करूं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? ठीक है। सो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है।
ठीक है। सो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो कुछ हिस्सों में बनता है, ठीक है। उसका पहला हिस्सा है ऑफर, उसका पहला क्या हिस्सा है, ऑफर, ठीक है। अभी यहाँ पे ए ने बी को, यहाँ पे ए ने बी को क्या पूछा, ए ने बी को क्या पूछा, अरे एग्जाम्पल, ए ने बी को क्या पूछा, क्या वो उसकी कार परचेज करेगा। तो क्या मैं ये बोलूं ए ने बी को गाड़ी खरीदने की ऑफर दी, ऐसा बोलूं, ए ने बी को क्या दी, गाड़ी खरीदने की ऑफर, सही है ना। अभी सिर्फ ए ने बी को ऑफर दी, बी के पास दो ऑप्शन है, या तो ऑफर को एक्सेप्ट करे या ऑफर को रिजेक्ट करे, दो ऑप्शन है ना, या तो ऑफर एक्सेप्ट करे या ऑफर रिजेक्ट करे। यहाँ पे बी ने क्या किया, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, बराबर है। तो ऑफर था, एक्सेप्टेंस हुआ, तो क्या बन गया, वादा, बराबर है, ठीक है। अभी प्रॉमिस के साथ जब जुड़ जाता है कंसिडरेशन, नाउ व्हाट इज कंसिडरेशन माय फ्रेंड्स, कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न है, प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी, व्हाट इज समथिंग इन रिटर्न। वो कार बेच रहा है तो उसके बदले उसको पैसा मिला। ओके, सो कंसिडरेशन मतलब पैसा होता है कि नहीं होता है, कंसिडरेशन मतलब पैसा होता है कि नहीं होता है, होता है, पैसा होता है, सिर्फ पैसा होता है, नहीं कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो कंसिडरेशन इज जब कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज एक दूसरे को कुछ दे, कंसिडरेशन क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज एक दूसरे को कुछ दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन, इसलिए उसका नाम क्या है, समथिंग इन रिटर्न। तो अपने एग्जांपल के हिसाब से दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को कुछ दिया क्या, हाँ, ए ने बी को क्या दिया, गाड़ी, बी ने ए को क्या दिया, पैसा, जोर से बोलो क्या दिया, बराबर है। तो ए को कंसिडरेशन मिला, क्या कंसिडरेशन मिला, पैसा, बी को क्या कंसिडरेशन मिला, दैट इज समथिंग इन रिटर्न, समझ में आ रहा है। सो हमेशा याद रखना कॉन्ट्रैक्ट में दोनों तरफ से कंसिडरेशन फ्लो होना जरूरी है, दोनों तरफ से कंसिडरेशन फ्लो होना जरूरी है। अगर दोनों तरफ से कंसिडरेशन फ्लो नहीं होता ना तो उसको हम लोग ग्रैटिटुअस प्रॉमिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, ग्रैटिटुअस प्रॉमिस। एक एग्जांपल दे दो ना जहाँ पे दोनों जगह से कंसिडरेशन फ्लो नहीं होता, एक ही जगह से होता है, तो गिफ्ट, करेक्ट, तुमने किसी को गिफ्ट से, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो तुम्हारी फ्रेंड का बर्थडे था, ठीक है, तुमने उसको गिफ्ट दिया, क्या एक्सपेक्ट करोगे नेक्स्ट बर्थडे पे वो भी तुमको गिफ्ट देनी चाहिए, मन की बात नहीं बोलने की, लॉजिक बताओ। ऐसा होता है क्या कि वो तुमको गिफ्ट दे, तुम उसको गिफ्ट दो तो वो भी तुमको गिफ्ट देनी ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है, बराबर है। सो वन साइड कंसिडरेशन कभी भी एनफोर्स नहीं होता, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बनता, क्लियर। जैसे तुमने फॉर एग्जाम्पल, चलो 2 मिनट बाद बताती हूँ उसको, प्रॉमिस हो गया, कंसिडरेशन हो गया तो बन गया, ठीक है। अब एक एग्जांपल, ये शायद ईटी वालों ने मेरे से ऑलरेडी सुना रहेगा, जिन्होंने मेरे से ईटी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सब लोग, ठीक है, एक हस्बैंड एंड वाइफ थे, एक हस्बैंड एंड वाइफ थे, ठीक है। हस्बैंड ने वाइफ को बोला, और एज यूजुअल ना वाइफ बहुत किरकिर करती थी हस्बैंड पे, ठीक है, बेचारा परेशान हो गया था, फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि एक ऑफर है मुझे तेरे लिए, ठीक है। हस्बैंड ने वाइफ को पूछ बोला कि 7 डेज डोंट टॉक टू मी, वाइफ और बढ़ गई, 7 डेज डोंट टॉक टू मी, ठीक है। सो हस्बैंड ने बोला सुन तो ले, पहले सुन तो ले, ठीक है, तुम 7 दिन अगर मेरे से बात नहीं करोगे ना तो 8th डे हम मस्त ज्वेलरी शॉप जाएंगे और तुम्हारे लिए डायमंड नेकलेस ला के देंगे, ठीक है। ऐसा हस्बैंड ने किसको ऑफर दिया, उसकी वाइफ, ठीक है। सो वाइफ ने क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, ए भाई 7 दिन के अगेंस्ट डायमंड नेकलेस मिलेगा तो कोई भी एक्सेप्ट करेगा, लाखों का मामला है, बराबर है। तो वाइफ ने उसके ऑफर को क्या कर दिया, एक्सेप्ट। अच्छा मुझे बताओ कि ऑफर क्या था, ऑफर क्या था, 7 दिन चुप रहना वॉज द ऑफर, 7 दिन चुप रहना वॉज द ऑफर, ठीक है। वो ऑफर एक्सेप्ट हुआ, ऑफर एक्सेप्ट हुआ तो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या था ये अरेंजमेंट में, डायमंड नेकलेस किसके लिए, हस्बैंड के लिए, एब्सोल्युटली, मैंने कब बोला पैसा ही होना चाहिए,
बराबर है। तो हस्बैंड के लिए पीस, शांति, दिमाग का सुकून वॉज कंसिडरेशन, करेक्ट है। तो दोनों एंड से कंसिडरेशन गया, बराबर है। तो बन गया अग्रीमेंट, क्या बन गया? अग्रीमेंट, करेक्ट है। अभी अग्रीमेंट बनने के बाद, अग्रीमेंट बनने के बाद 7 दिन एज प्रोमिस्ड वाइफ ने कुछ बात नहीं की हस्बैंड से। 8th डे मस्त संडे ही आया, ठीक है, ना धो के वाइफ रेडी हो गई, हस्बैंड को उठाया, बोला चलो ज्वेलरी शॉप जाने का है। तो हस्बैंड वाइफ को देख के बोलता है कौन सा ज्वेलरी शॉप? तो बोलते अरे प्रॉमिस किया था ना ज्वेलरी दोगे, डायमंड नेकलेस दोगे 7 दिन बात नहीं करूंगी तो हस्बैंड बोलता अरे रात गई बात गई। समझ में आया? तो मुझे बताओ, डायमंड नेकलेस हस्बैंड ने वाइफ को नहीं दिया, बराबर है। तो क्या वाइफ हस्बैंड को कोर्ट में लेकर जा सकती है और बोल सकती है कि मेरे को डायमंड नेकलेस का प्रॉमिस किया गया और तोड़ा गया? अरे लाखों का मामला है, इमोशनल नहीं होते हैं। श्रावणी, पहले ही हस्बैंड को बता दो क्या बोलते हो? नहीं, ऐसा गलत बात है ना? ऐसा फीलिंग आ रहा है, गलत बात है। जा सकते हैं? नहीं, गलत लग रहा है ना? नहीं, ऐसे कैसे? लाखों का मामला, अरे कभी कभी तो करोड़ों का डायमंड है, गोल्ड ही लाखों में आता है आजकल तो, बराबर। हाँ, एनफोर्सेबल नहीं है। क्या बोलती है काजल? हाँ काजल, लेके जाना चाहिए कि नहीं, है ना? हेतल, मजा नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करता है। ये उल्टा तो हस्बैंड को तो नुकसानी वाले काम कर। क्या बोलती है कीर्ति? एग्रीमेंट है बट इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नहीं 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 नहीं, तुम लोग तो नहीं बोलोगे, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज ना कि जो अपना कॉन्ट्रैक्ट लॉ है ना, जो अपना कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, वो 2 चीजों को बोलता है कि भाई ये 2 चीजें हुई ना तो मेरे पास नहीं आने का। 2 चीजें वो आउट ऑफ स्कोप मानता है। क्या मानता है? आउट ऑफ स्कोप। वन इज डोमेस्टिक अरेंजमेंट, वन इज डोमेस्टिक अरेंजमेंट। नाउ व्हाट इज दिस डोमेस्टिक अरेंजमेंट? करेक्ट है, एनी अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, करेक्ट है, घरेलू मामला, घरेलू मामला। और एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आपके डैडी ने आपको बोला कि बच्चे एग्जीक्यूटिव में आ गया है, बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, करेक्ट है, एग्जीक्यूटिव में ना रैंक लाने की कोशिश कर, एग्जीक्यूटिव में क्या लाने की कोशिश कर, चलो मैं थोड़ा सा लोअर डाउन करूं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दे, ठीक, फर्स्ट अटेम्प्ट में तूने दोनों ग्रुप निकाल दिए ना, तो तेरे को जो पसंद है, एक्टिवा, बाइक, घड़ी, व्हाटएवर, वो मिलेगा, ठीक है। पर अपन एक्टिवा और बाइक का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, वो तुमको मिलेगा। ऐसा डैडी ने किसको बोला, ऑफर दिया बेटे को, ठीक। बेटे ने बहुत मेहनत की, बहुत 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 मेहनत की, और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जीक्यूटिव क्लियर कर दिया, रिजल्ट लेके गया खुशी खुशी डैडी के पास, ठीक है, बोलता है ये देखो पास हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट, चलो लाओ अभी बाइक, कब लेने जाना है बताओ। डैडी बोलते हैं बेटा आजकल बहुत एक्सीडेंट होते रोड पे, कुछ और मांग ले, बाइक नहीं देनी, ठीक है। तुम तो बोलोगे ये चीटिंग है, बताओ कर क्या लोगे, करोगे क्या, केस करोगे, तुम्हारे नहीं कर सकते ना, बराबर है, क्योंकि ये क्या है, घरेलू मामला, क्या है ये, घरेलू मामला। तो जो घरेलू मामला होता है ना, डोमेस्टिक अग्रीमेंट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेस्टिक अग्रीमेंट, तो वो कोर्ट नहीं जा सकता, वो कोर्ट नहीं जा सकता, इतना पता चला, ठीक है। ऐसा ही दूसरा किस्सा है सोशल अग्रीमेंट्स का। कौन सा? सोशल अग्रीमेंट्स, ठीक है। जैसे तुम्हारी फ्रेंड ने तुमको पूछा था कि यार नई मूवी रिलीज हुई है, चले क्या कल, तुमने बोला डन, बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग तुमको याद आया असाइनमेंट सबमिट करना है कॉलेज में, तो तुमने उसको बोला सॉरी परसों, तुमने प्रॉमिस किया ना, प्रॉमिस तोड़ा, वो तुम पे कोर्ट केस करनी चाहिए? नहीं, क्यों? नहीं, इतनी सी बात पे कोर्ट पहुंच जाता है, बराबर है। चलो, तुम्हारे घर पे वेडिंग इनविटेशन आया था, ठीक है, तुम मना करते हो कि ले लेते हो कि हाँ ठीक है
क्या माँ जाएंगी बोल के। उन्होंने वेडिंग इनविटेशन लिख दिया, तुमने ले लिया, फिर शादी में नहीं गए तो उनका प्लेट वेस्ट हो गया, बराबर है? तो वो भी तुम पे केस कर सकते हैं। हाँ क्यों बोला? दूसरे का वेडिंग इनविटेशन है, खुद के शादी में जाना पड़ेगा, वरना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, दूसरे का वेडिंग इनविटेशन आया, तुम नहीं गए, तो सोशल मैटर है, उसमें कोई केस नहीं करता, बराबर है? तो मूवी, डिनर, लंच, वॉक, वेडिंग इनविटेशन, ये सब कौन से अग्रीमेंट होते हैं? सोशल। जहां पे कोर्ट जाया नहीं जाता, कोर्ट बोलता है भाई आपस में सुलझा लो, मेरे पास बता। ठीक, तो यहाँ पे ये जो अग्रीमेंट्स है उसमें एक चीज मिसिंग है, विच इज एनफोर्सिएबिलिटी। एनफोर्सिएबिलिटी मतलब क्या? अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो तुम कोर्ट जा सको, तो हम बोलते हैं कि वो एनफोर्सिबल है। तो हम क्या बोलते हैं? एनफोर्सिबल। सो एनी अग्रीमेंट विच ऑन द ब्रीच यू कैन टेक इट टू कोर्ट, तो एनफोर्सिबल है, वरना एनफोर्सिबल नहीं है। और अगर कोई भी अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल नहीं है तो वो अग्रीमेंट बन के ही रह जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं। तो अगर अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट कैसे बनता है? ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन, ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन, तो बन गया अग्रीमेंट। अग्रीमेंट गया कोर्ट, तो बन गया कॉन्ट्रैक्ट। वर्थ गोइंग कोर्ट, तो बन गया कॉन्ट्रैक्ट। और डोमेस्टिक के नीचे मैंने अग्रीमेंट लिखा, सोशल और डोमेस्टिक के नीचे, या कॉन्ट्रैक्ट लिखा? क्यों? क्योंकि ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन था, बट क्या कोर्ट जा सकते हैं? इसलिए वो अग्रीमेंट बन के ही रह जाते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट बनते ही। यू अंडरस्टैंड? क्लियर? तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं, एक होना चाहिए अग्रीमेंट और होना चाहिए दूसरा एनफोर्सिबिलिटी, तो बनता है कॉन्ट्रैक्ट, वरना नहीं। बैठा? श्योर इनफ? पक्का? कॉन्ट्रैक्ट समझा? ओके। हाँ, तो मैं तुमको वन साइड कंसिडरेशन का बात कर रही थी ना, बराबर है? सो यहाँ पे मैंने ना चैरिटी, चैरिटी पता है सबको, डोनेशन, चैरिटी, ठीक है? सो मैंने ना एक एनजीओ को प्रॉमिस किया था कि मैं 10,000 रुपीज डोनेट करूंगी नेक्स्ट मंथ, ऐसा मैंने प्रॉमिस किया। फिर जब नेक्स्ट मंथ आया तो मुझे कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स आ गए, ठीक है? तो मैंने उनको 10,000 नहीं दिया। मुझे बताओ, वो मेरे पे कोर्ट केस करके ये बोल सकते हैं क्या कि आपने प्रॉमिस किया था, फिर मुझे पैसा नहीं दिया आपने, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा? ऐसा हो सकता है? नहीं। नहीं? नहीं? तो तुम सबसे पहले ये सवाल पूछो खुद से, कंसिडरेशन होता है दोनों एंड से। कंसिडरेशन कैसे होता है? दोनों एंड से। तुम एनजीओ को 10,000 दे रहा है, एनजीओ तुमको कुछ दे रहा है क्या? तो ये हुआ कंसिडरेशन ओनली फ्रॉम वन साइड, ओनली फ्रॉम वन साइड। तो ये जो वन साइडेड कंसिडरेशन होता है ना, उसको हम लोग ग्रैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? ग्रैटिट्यूड प्रॉमिस। और ये जो ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड ये वर्ड समझ में आता है? ग्रैटिट्यूड मतलब इच्छा से कुछ किसी के लिए करना, समझ में आ रहा है? और ये ग्रैटिट्यूड प्रॉमिस कभी भी एनफोर्सिएबल, समझा? दैट इज वन साइड कंसिडरेशन। इसीलिए कंसिडरेशन हमेशा दोनों पार्टीज के तरफ से होना जरूरी है, तो ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वरना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। उसका एक्सेप्शन है पर वो बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल। गॉट द पॉइंट? ठीक, ओके। ये जब भी 1872 में ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था ना बच्चा लोग, ये ना 4 हिस्सों में डिवाइडेड था, ठीक है? अभी ये जो 4 हिस्से हैं उसमें से 2 तुमको इंट्रोडक्शन में दिए हुए हैं, कैन यू चेक एंड टेल मी? अरे पहला ही इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है रे। हाँ, बताओ ना क्या बोला है? कॉन्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दिया होगा ना? कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है? सेक्शन 1 2 और
सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट के दो हिस्से, बीच के सेक्शंस कहाँ गए? सेक्शंस क्या होते हैं मालूम है तुमको? पूरे लॉ को सेक्शंस में डिवाइड किया होता है, ठीक है, ताकि आसानी से अगर कोई बोलता है सेक्शन 2, तो उनको पता होता है कि सेक्शन 2 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो पूरा लॉ किस में डिवाइडेड होता है? सेक्शन में। अच्छा, तुमको ये पता है सेक्शन 2, सेक्शन 2 नहीं लिखते एक्चुअली, सेक्शन 4 1 ए दिया है, तो इसको रीड कैसे करते हैं? नहीं पीपल, पुराने वालों को पता होगा, पता? दिस सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, समझा? सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज, सब क्लॉज नहीं, क्लॉज ए, क्लियर? ठीक है, ओके। सो बेसिकली जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आया था ना, तो 1872 वाला लॉ 4 हिस्सों में डिवाइडेड था। कितने हिस्सों में डिवाइडेड था? 4। पहला था जनरल प्रिंसिपल्स। जनरल प्रिंसिपल्स में यही सब है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, लीगल रिलेशंस होने चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। सो उसके सेक्शंस दिए हुए 1 to 75। फिर दूसरा था सेल ऑफ गुड्स, विच वाज 76 to 123, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स अभी अभी हमने देखा ना, लॉ रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स, जहां पे गुड्स बेचे जाते हैं, ठीक है, उसका सेक्शंस क्या था? 76 to 123, ये सेक्शंस था, ओके। उसके बाद था स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? इंश्योरेंस का नाम सुना? इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस होता क्या है? इंश्योरेंस मतलब, बाप रे, पहली बार सुना इंश्योरेंस। तो होता क्या इंश्योरेंस? अगर हेल्थ खराब होता है या if you are in financial difficulty, money that you can get, like एक इंश्योरेंस का बात करो, मेडिक्लेम का बात करो। अगर हेल्थ खराब होता है, अगर हॉस्पिटलाइजेशन होना like करना पड़ता है, so bank will give you some money. बैंक Yeah, नो, the इंश्योरेंस कंपनी। insurance company हाँ, can bear those expenses for you. करेक्ट। उसके लिए तुम क्या भरता है? पहले ही प्रीमियम भरता है, और इंश्योरेंस कंपनी कवर करता है तुमको इफ यू आर अंडर अ लॉस, और तुमको लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका भरपाई करके देता है। लाइकवाइज तुम्हारे पास LIC भी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो क्या करता है? कहीं स्विच ऑफ हो गए तो पैसा देगा, बराबर है। फायर इंश्योरेंस होता है, जहां आग लग गई तो इंश्योरेंस कंपनी उसका लॉस बेयर करेगा, बराबर है। सो ये जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, जो लॉस कवर करके देते हैं, दे आर वन ऑफ द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अलावा गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, बहुत कुछ आता है, बट अभी तुमको वो सब पता नहीं होगा, जैसे पढ़ेंगे वैसे पता चलेगा, ठीक। एंड लास्ट हिस्सा था उसका पार्टनरशिप, विच स्टार्टेड फ्रॉम 239 एंड वेंट टू 266, ठीक है। बाद में गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑलरेडी बच्चों को 50 पन्ने का पढ़, ये दोनों भी ऐड कर दिया, सारा पार्ट कर दिया ना, तो 150-200 पन्ने हो जाते थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने पार्लियामेंट ने क्या किया, जो सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप है ना, उसका बना दिया सेपरेट एक्ट। क्या बना दिया? सेपरेट एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, ठीक है। ये दोनों का अलग कानून बना दिया और उनको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बाहर निकाल दिया, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ दो हिस्से छोड़े, एक 1 to 75 और दूसरा 124 to 238, इसलिए बीच का गायब है, क्योंकि उसको निकाल के किस में डाल दिया? सेपरेट एक्ट में, समझा? आई शो यू समथिंग। तुमने बेर एक्ट का नाम सुना है? बेर एक्ट, व्हाट इज बेर एक्ट? बेर एक्ट इज बुक जहां पे सिर्फ लॉ प्रोविजंस होते हैं, और हर एक एक्ट का बेर एक्ट होता है, ठीक है, जहां सिर्फ आंसर्स नहीं होते, सिर्फ सेक्शन 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 सेक्शन, ठीक है, ओके।
ठीक है। अभी देखो सेक्शन 1 से शुरू होता है। अभी सेक्शन 1 जो है उसका टॉपिक क्या दिख रहा है तुमको? बराबर है। हमेशा सेक्शन 1 जो है ना बच्चे लोग, कोई भी एक्ट का वो लॉ का स्कोप बताता है, वो ना लॉ का नाम बताता है, किधर एप्लीकेबल है वो बताता है, और किस पे एप्लीकेबल है वो बताता है। ठीक है। सो जो अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है वो किधर अप्लाई होता है? ऑल ऑफ इंडिया। कौन से इस पे एप्लीकेबल होता है? कॉन्ट्रैक्ट्स पे। बराबर है। और बना कब? वो हमेशा दिया होता है सेक्शन नंबर 1। ठीक। सेक्शन 2 उसका टॉपिक क्या है? अपने आम भाषा में इट इज डेफिनेशंस। उसको इंटरप्रिटेशन क्लॉज क्यों बोला? क्योंकि डेफिनेशन, अगर कहीं पे भी मैं लॉ में लिख दूं ए गेव ऑफर टू बी, ऑफर मतलब क्या, वो डेफिनेशन में दिया होगा। तो लॉ को इंटरप्रेट करने में मदद कौन करता है? इस डेफिनेशन। इसलिए उसको कौन सा क्लॉज बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन। समझ में आया? ठीक। फिर तुम्हारा सेक्शन 3 से शुरू होता है। फर्स्ट पार्ट कितने सेक्शन तक था? 75 तक। राइट, ये देखो दिख रहा है 75 तक। सेकेंड पार्ट शुरू होता था 76 से, विच वॉज सेल ऑफ गुड्स। कैन यू सी रिपील्ड लिखा हुआ है? रिपील्ड मतलब इट इज नाउ फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इट हैज बीन कैंसल्ड। समझ में आ रहा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्या किया गया है? उसको कैंसल। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट में तुमको वो दिखेगा रिपील्ड। तो ये नहीं सोचने का किधर गायब हो गया, अरे सेपरेट एक्ट बन गया इसलिए गायब हो गया। तुम बोलेगा मैम थोड़ा शिफ्ट कर देने का ना सेक्शंस को ऊपर लाइन से। नहीं कर सकते, इट इज वेरी डिफिकल्ट जॉब। ठीक है, इससे अच्छा खाली छोड़। समझ में आया? 76 से लेकर कब तक सेल ऑफ गुड्स था? 123 तक पूरा कैंसल्ड। कैन यू सी दैट? उसके बाद तुम्हारा आता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट विच स्टार्ट्स फ्रॉम 124। देखो वापस सेक्शंस आ गए। राइट, एंड दैट विल गो टिल 238। उसके बाद पार्टनरशिप, वापस नया एक्ट बना दिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से वापस रिपीट। समझा? एंड लास्ट सेक्शन वाज 266। बैठा? पहले 4 हिस्से थे, अब कितने हिस्से पढ़ने? 2। सेक्शन 1 to 75 एंड दूसरा 124 टू। क्लियर? बाकी के बीच में है। ठीक है। अभी ये चीज ना तुम्हारे नोट्स में ऊपर लिख दो। ये चीज जो है ना, ये तुम्हारे नोट्स में ऊपर लिख दो शीट पे। हम्म।
डन। आ जाओ, मीनिंग करें। मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा एक हिस्सा कर लेंगे ना, उसके बाद मैं तुमको केस सिखाऊंगी कैसे लिखने का वगैरह, ठीक है। मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट पॉइंट, द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इज गवर्न्ड बाय द, सही है। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन फोर्स कब आया? फर्स्ट डे ऑफ सितंबर। किस पे एप्लीकेबल है? करेक्ट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मोस्टली डील्स विद जनरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स। ये पार्ट तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया, जरा चेक करो वापस। सही है, ठीक है। अभी व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट में जरा लिख दो। कंसिडरेशन के बाजू में क्या लिखोगे? समथिंग इन रिटर्न लिखो। और ये भी लिखो, ग्रेटिट्यूडस प्रॉमिस आर नॉट इनफोर्सिएबल। ग्रेटिट्यूडस प्रॉमिस क्या होता है वो भी लिखो। इट इज वन साइडेड कंसिडरेशन, उसका एग्जाम्पल भी लिखो। समझा क्या क्या लिखना है? समथिंग इन रिटर्न लिखोगे। वन साइडेड कंसिडरेशन इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूडस प्रॉमिस। ग्रेटिट्यूडस प्रॉमिस इज नॉट enforceable. लिखा? अब इसका मीनिंग भी लिखो। एनफोर्सिएबिलिटी मतलब on the breach, if the agreement is worth taking to court, it is called as enforceable. On breach, if agreement can be taken to court, it is called enforceable. सही है? डन। अच्छा, कौन से दो अग्रीमेंट पढ़े हमने जो एनफोर्सिएबल नहीं होते? डोमेस्टिक एंड, बराबर है। जरा ढूंढो वो किधर दिया हुआ है। मिला सबको? मिला? क्या टॉपिक है? अग्रीमेंट्स विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, पेज नंबर 4। करेक्ट? Okay. Shall we read this? Agreements in which there is no intention to create are not contract, क्योंकि लीगल रिश्ता क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं है। करेक्ट? These are first agreements relating to social matters, an agreement between two persons to go together to a cinema or for a does not create a legal obligation on their part to abide by it. Abide मतलब फॉलो, अबाइड मतलब फॉलो, उनको ये फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, राइट? सिमिलरली, इफ आई प्रॉमिस टू टेक यू फॉर डिनर एंड ब्रेक दैट प्रॉमिस, आई डू नॉट एक्सपेक्ट टू बी लायबल टू लीगल पेनल्टीज, राइट? डोमेस्टिक अरेंजमेंट, आप खुद ये केस पढ़ के मुझे बताओगे। डोमेस्टिक अरेंजमेंट का बच्चा लोग फेमस केस था बैल्फर वर्सेस बैल्फर, ठीक है?
ये फेमस केस था। तो डोमेस्टिक अरेंजमेंट ये बाल्फर वर्सेस बाल्फर से ही आया था कि ये सारे टाइप्स के केसेस यहाँ पे नहीं आने चाहिए। आई वांट न्यू स्टूडेंट्स टू ट्राई द केस। कम ऑन, डोमेस्टिक अरेंजमेंट पढ़ो, मुझे समझाओ कि क्या हुआ। ओनली न्यू पीपल, नॉट ओल्डीज। निधि, आप कहाँ रहते हो? बोलो नहीं रहते। Hetal, can you check after lecture? Can you check at home what is the status of rains over there? Huh? Hetal, नीलम जो है ना वो दीवा रहती है। नीलम शी स्टेज एट भिवंडी। ठीक है, सो राइट, वो डोंबिवली है। ठीक है, श्रेया कहाँ रहती है? अच्छा। और कौन है दूर वाला अपने पास? नहीं है, जय तो अभी नहीं। साक्षी तो मुलुंडी रहती है। आप मुलुंडी रहते हो ना? आई एम जस्ट सेइंग हु ट्रैवल्स। जय तो अभी आएगा ना। हाँ, तू कहाँ रहती है? कलवा। जो थाने वाले भी हैं। कोई सा थाने, 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 थाने। डन। बताओ बताओ बताओ, न्यू पीपल, क्या हुआ है सिनेरियो? अच्छा, बाय द वे, ये जो बाल्फर वर्सेस बाल्फर ऐसा लिखा हुआ है ना, दिस इज केस का ईयर, ओके, जब हुआ है। दिस इज केस का नंबर एंड एवरीथिंग, ठीक है? दिस यू डोंट हैव टू रिमेम्बर। व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर ओनली द केस का नाम। ठीक है? अभी बेसिकली ये इसने केस किया होगा और इस पे केस हुआ होगा। ठीक है? तो एक केस करता है, जिसपे केस होता है, वो दोनों के नाम आते हैं। तो यहाँ पे सेम नाम क्यों है? थैंक यू, हस्बैंड एंड वाइफ है, इसीलिए इट इज बाल्फर वर्सेस बाल्फर। क्लियर? ठीक है, गो फॉर इट। क्या बोलता है केस? सिर्फ मैं पढ़ाती रहूं ऐसा नहीं हो सकता। टॉक टॉक, हु इज टॉकिंग? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ।
Like the husband promised he will give certain amount of money to his wife each month. ओके, तो हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था कि अलाउंस देगा वाइफ को, ठीक, फिर But he found out she पर was हस्बैंड ने वाइफ को अलाउंस क्यों प्रॉमिस किया था? to do housekeeping. क्यों क्यों पर क्यों? Because like she used to do all the housework. नहीं नहीं, that was because wife was living in इंग्लैंड एंड हस्बैंड वाज वर्किंग इन सिलोन, जो दूर था एक दूसरे से, इसलिए उसने बोला था कि मैं हाउसकीपिंग अलाउंस दूंगा, ठीक, आगे गो फॉर इट। Then he found out she was cheating on him. बराबर है, अनफेथफुल थी ऐसा पता चला हस्बैंड को, तो हस्बैंड ने अलाउंस देना क्या कर दिया, तो वाइफ केस कर पाई या नहीं कर पाई? नहीं कर पाई, क्यों? बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक अरेंजमेंट। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो कभी भी कोई केस डोमेस्टिक अरेंजमेंट पे आया, so which famous case you will quote is Balfour versus Balfour, ठीक, ठीक है। So this is your social contract, social agreement and domestic agreement. Okay. अब उसी के ऊपर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस दिए हुए, उसको भी सब लोग पढ़ेंगे, एकदम इजी है। प्रीवियस पेज पे मिलेगा। डन। पढ़ लिए, गो फॉर इट। मिस्टर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हम्म कि कार मिस्टर बी को कार सेल करना है 10 लाख के अगेंस्ट 10 लाख रुपीस के लिए, ठीक। तो इसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक क्या मतलब एक को वो एक्सेप्ट करना, राइट टू एप्लीकेशन के अंदर उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा 10 लाख मिस्टर बी को, और मिस्टर ए को कार रिसीव करना पड़ेगा। हाँ, so basically ये लोग बोलना चाहते हैं, anybody else wants to explain it in a better manner? Vedant, can you try? B is the buyer, seller. B is the buyer. Okay. A is to be receiving 10 lakhs from B. B is to be receiving the car. Okay. कहना क्या चाहते हैं ये लोग? This is the example given. What are they trying to prove? No, no, no. What are they trying to prove? ये कॉन्ट्रैक्ट है, कहना क्या चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है? हाँ, ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटीज। वो कहना ये चाहते हैं कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट में होता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, बराबर है। तो यहाँ पे अगर ए गाड़ी बेच रहा है बी को, तो ए के भी कुछ राइट्स है और बी के भी कुछ राइट्स है, ए के भी कुछ ऑब्लिगेशंस है और बी के भी कुछ ऑब्लिगेशंस है, बराबर है। तो ए का ऑब्लिगेशन क्या है? डिलीवर द कार। बी का क्या राइट है? रिसीव द कार। ए का अधिकार क्या है? टू गेट द मनी। और बी का ड्यूटी क्या है? टू गिव द मनी, बराबर है। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो दोनों पार्टीज में क्या होते हैं? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। दैट इज व्हाट दे वांट टू से। वेरी क्लियर, ठीक है, ओके। अब आज के लिए रुकते हैं, कल से डेफिनेशंस वगैरह शुरू करें, ठीक है, ओके। हिट चेक बिकॉज इट इज pouring.